हेलो डियर स्टूडेंट, सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं के गणित विषय के विगत 6 वर्षों में जो बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा हुई है, जिसके अंतर्गत जो प्रश्न पत्र आते हैं वो 3 सेट में आते हैं, जिसमें ए, बी और सी होता है। उस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के अंक निर्धारित रहते हैं, जिसमें 1, 2, 4 और 6 अंक वाले प्रश्न होते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा वो 4 अंक वाले जो प्रश्न है उसका पहला भाग होने जा रहा है। ये पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले हमारे 6 अंक वाले 1, 2, 3 और 4 भाग ये पूर्ण हो चुके हैं। जो विद्यार्थी अभी तक इन पूरे भाग को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख लीजिए। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कितने प्रश्नों का दोहराव हुआ है, पूरे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एक प्रश्नों को समझाया गया। यदि आपने पूरे 6 अंक वाले चारों को कर लिया तो पूरे आपके कवर हो जाएंगे प्रश्न, पूरे हर टॉपिक के। और जो हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरा जब तक अंत तक नहीं देखेंगे आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा, उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अंत तक देखने के पश्चात ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के, जो कि हमारा 4 अंक वाले प्रश्न पर आधारित है, जिसका पहला भाग बनने जा रहा है। देखते हैं क्या क्या अति महत्वपूर्ण जो 6 वर्षों में आया है ये प्रश्न हम लेकर आए हैं। चलिए पढ़ते हैं तो फिर प्रश्नों के लिए। ये देखिए सबसे पहला हमारा सारणी के गुणधर्म पर आधारित प्रश्न आएगा, 4 नंबर वाला। इसमें आपका जो है 3 प्रश्न ऐसा रहेगा जिसमें अथवा मिलेगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं कैसे बनेगा ये, कैसे गुणधर्म को अपनाएंगे हम। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न को लिख लेते हैं। देख लीजिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर बी से ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और ए सी। फिर हमारा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गया। अब हमारे पास देखिए यहां पर इसको बोलते हैं पंक्ति 1, पंक्ति, और इसको बोलते हैं स्तंभ। तो मैं स्तंभ 1, 2 और 3 में कुछ कॉमन निकालने जा रहा हूं। वो कॉमन क्या चीज है मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूं C1 में A, C2 में B तथा C3 में C। उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर सब में A है, यहाँ पर सब में B है, यहाँ पर सब में C है। तो क्या निकलेगा, A निकलेगा, B निकलेगा, C निकलेगा। सारणिक वाले में आपका एक पंक्ति या स्तंभ से कॉमन निकलता है और अवयव में पूरे अवयव से कॉमन निकलता है। क्लियर हो गया बात। चलिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर के बजाय आ जाएगा ए, ये आ जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पर आ जाएगा मेरा बी। उसके पश्चात आ जाएगा मेरे पास से, फिर आएगा बी और ये आ जाएगा बी प्लस सी। फिर आ जाएगा सी प्लस ए या ए प्लस से, यहां पर सी निकल गया, ए बचेगा और यहां सी बचेगा। स्पष्ट हो गया बात, बिल्कुल। अब यहां पर मैं कुछ संक्रियाएं लगाऊंगा। वो संक्रिया कुछ इस प्रकार है कि मैं ये वाला पंक्ति को बदलूंगा, R1 को बदलूंगा। इसमें क्या है, एक खासियत ये है कि आप कभी भी पंक्ति और स्तंभ दोनों में से किसी को बदल सकते हैं, लेकिन जब अवयव वाला रहेगा, ठीक है, संक्रिया वाला, उसमें यदि पंक्ति चालू करेंगे तो पंक्ति ही और या स्तंभ चालू करेंगे तो स्तंभ। ठीक, चलिए R1 कैसे बदलेगा,
R1 प्लस R3, जिसमें होगा R2 होगा माइनस, मतलब बीच वाले को पहला और अंतिम पंक्ति को जोड़ के दूसरे वाले से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इससे क्या प्राप्त होगा जरा देख लीजिए। ठीक है, चलिए इससे हमको प्राप्त होगा, देखो ए और बी जुड़ गया और ए प्लस बी वही जुड़कर वही माइनस हो रहा है, इसका मतलब हमको 0 प्राप्त होगा। ठीक, ए और ये जुड़ा तो 2c आ गया, बी से बी कटेगा, यहां पर आपका बच जाएगा 2c, यहां सी से सी क्या हो गया, 2c हो गया, और ए रहेगा और ये बीच वाला माइनस होगा तो ए से कटेगा और आपको प्राप्त हो जाएगा 2c। ठीक है, सामने मेरे पास ए बी और सी है पहले से जो निकल चुका है उभयनिष्ठ। उसके बाद बाकी को सेम रखिए, ए प्लस बी, बी और हमारा ए, उसके पश्चात रखिए बी, बी प्लस से और ये सी। क्लियर हो गया बात। चलिए अब हमारे पास ये देखो, यहां से चाहो तो आप कॉमन निकाल लो 2c। ठीक है, तो R1 में 2c उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2c निकलेगा बाहर, ए बी सी पहले से था मेरे पास, अंदर में बचेगा 0, ए प्लस बी बी, यहां क्या बचेगा, एक एक, क्योंकि 2c दोनों में निकल गया है, बी ए, बी प्लस सी और ये सी। अब देखिए अब क्या करना है हमको, ये जो एक है इस एक को 0 बना लीजिए। कैसे बनेगा, मैं बदलूंगा C2 को बदलूंगा C2 माइनस C1 में। ठीक है, तो मेरे पास आ चुका है 2, ए बी और सी का वर्ग आ चुका है। ये पंक्ति को मैं संक्रिया लगाऊंगा, 0 ए धन बी, फिर आ जाएगा मेरे पास बी, ये देखो एक से एक गया 0, बी में ए आ गया बी माइनस ए, और ये आ जाएगा सी से सी घटेगा और यहां पर बचेगा मात्र बी। स्पष्ट हो गया बात। चलिए उसके पश्चात जरा देख लीजिए, ये रहेगा मेरा एक, ये मेरा रहेगा ए और ये मेरा रहेगा सी। ठीक है, मैं अब अंतिम प्रक्रिया लगाने जा रहा हूं, R1 के सापेक्ष, ठीक है, विस्तार करने पर, तो ये दोनों तो 0 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मात्र यहां पर एक का रोल चलेगा, और ये आ जाएगा मेरा 2 ए बी और सी स्क्वायर, यहाँ पर एक आएगा जिसका गुणा होगा इन दोनों के साथ तिर्यक में, और हमारे पास आएगा ये b का गुणा हो जाएगा a धन b के साथ, बीच में माइनस रहेगा, b का गुणा हो जाएगा इसके साथ b ऋण a के साथ, दोनों में b कॉमन है, तो 2ab का वर्ग c का वर्ग हो जाएगा, b मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा a प्लस बी, माइनस दोनों के लिए है, ये आ गया माइनस बी और प्लस ए, माइनस बी से प्लस बी कैंसल, और अंतिम देख लीजिए ये आ जाएगा मेरे पास 2ab का वर्ग c का वर्ग गुणित a धन a, इतना आ गया मेरे पास 2a, 2 दूना 4 हो गया, a का वर्ग b का वर्ग और c का वर्ग, ये हमारा क्या हो गया, बराबर में आ गया मेरा RHS, और ये हो चुका है सिद्ध। ठीक है, बहुत ही सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, एक एक प्रश्नों को देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्न को बनाया गया है। 6 नंबर वाले के चारों वीडियो को जरूर देख लीजिए आप। अब देखो ये लेग्रेंज का मध्यमान प्रमेय, ठीक है, औसतमान वही माध्यमान प्रमेय है। इसका क्या कहता है रूल, पहले आप समझिए। लेग्रेंज का मध्यमान जो प्रमेय है वो क्या कहता है, वो कहता है कि यदि मेरे पास कोई फलन है, चलिए फलन को मैं लिखता हूं सर्वप्रथम, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर ऋण 4, और हमको एक दिया रहेगा अंतराल 2 से 4 के बीच। तो ये कहता है कि पहला, यदि कोई फलन दिए गए अंतराल में
समझ रहे बात को? दिए गए बंद अंतराल में यदि मेरा क्या है, संतत है या सतत है या सांतत्य है, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये सांतत्य होगा, ठीक है। दिया गया फलन लिखेंगे हम यहाँ पर, दिया गया फलन कौन से अंतराल में, 2 4 में, ठीक है, सतत है। क्योंकि क्यों है, यह एक, ठीक है, वर्गमूल बहुपदीय फलन है। इसको पूर्ण रूप से आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना है, खाली प्रूफ करोगे तो खुद 4 नंबर का आता है वो, है ना। तो हमको प्रूफ नहीं करना है, इस तरह से एक लाइन में लिखना है कि सतत है। एक दूसरा बताना है यह फलन अवकलनीय है, ठीक है। साथ ही साथ चलिए दूसरा, एवं इसी कारण क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। कौन से, हमारा अंतराल के लिए ये खुला अंतराल रहेगा, ठीक है, बंद नहीं रहेगा, खुला रहेगा, मतलब 2 और 4 छूटे रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो मैं इसको पहले लिख देता हूं, 1 मिनट। 2 4 में अवकलनीय है, ठीक है, दोनों बताना पड़ता है, सतत सतत है और अवकलनीय है। चलिए 2 4 में अवकलनीय है, तो जब इस प्रकार रहेगा तो तीसरा बिंदु दिखाना है, ठीक, और बताते हैं कि एफ डे सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तब ऐसा होगा जहां सी हमारा इसके बीच रहेगा, ए और बी के बीच, मतलब सी का मान ए और बी के जो अंतराल है ना उसके बीच में आएगा, बीच मतलब बीच में नहीं, मतलब उसके बीच का रहेगा, उसी के अंदर का रहेगा, ठीक, समझ में आ गया। तो इसी बात की सत्यता की जांच करनी है, सी का मान निकालना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि जो सी का मान आ रहा है वो उसी अंतराल के अंदर में आ रहा है, यही हमको करना है यहाँ पर। तो चलिए इसके लिए आपको एफ डैश एक्स लेना पड़ेगा, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ठीक। तो चलिए एफ डैश एक्स पहले इसके लिए लेना पड़ता है, आप प्रक्रिया में आ जाते हैं, जिससे आएगा ये रूट वाला रहता है तो 1/2, वो तो रहेगा ही, वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर वर्गमूल के अंदर और कोई फलन है उसका अलग होगा तो ये 2x कट जाएगा और ये आ जाएगा x बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर ऋण 4। अब हमको एफ डैश सी चाहिए, तो एफ डैश सी मतलब जो भी हमारा x है उसके जगह प्रतिस्थापित होके आ जाएगा c बट्टे वर्गमूल c का वर्ग ऋण 4, ठीक, क्लियर हो गया बात। और यही c का मान उसके अंदर में आएगा, उसके बीच का आएगा, उसी जो अंतराल है उसी के बीच में ही रहेगा। अब देखो हमारा एफ बी, बी के जगह में 4 है ना, और ये जो एफ डैश सी है ये बराबर होगा भैया, इसके बराबर होगा, ये मेरा एफ 4 ऋण एफ 2 बटे 4 ऋण 2 के बराबर होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, सी बटे वर्गमूल सी स्क्वायर माइनस 4 बटे एफ 4, मतलब एक्स के जगह में 4 रख देना है, एफ डैश है ना, सॉरी एफ 4, तो एफ एक्स के जगह में 4 रखो, कितना आएगा मेरा 4 का वर्ग ऋण 4 ऋण, ठीक है। उसके बाद क्या रखना है, एफ 2, मतलब एक्स के जगह में 2 भी रखोगे, 2 का वर्ग ऋण 4 बटे में बी ऋण ए, मतलब 4 ऋण 2 मतलब 2 आ जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए इसको हल करते हैं, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 12 ऋण 0 बटे 2, जो कि आ जाएगा वर्गमूल 12, कितना होता है वर्गमूल 12, 2 वर्गमूल 3 बटे में 2, कट जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग लीजिए, ये आ जाएगा सी का वर्ग बटे सी का वर्ग ऋण 4 बराबर 3, फिर यह गुणा करिए सी का वर्ग 3 सी का वर्ग ऋण 12
और ये आ जाएगा मेरे पास 2c का वर्ग बराबर 12, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा c का मान आएगा वर्गमूल 6। और हमको बताना है कि जो वर्गमूल 6 है मेरा इसके अंतराल में आएगा 2 और 4, ठीक, क्योंकि हमारा एक पूर्ण वर्ग 4 होता है, दूसरा 9, बीच में 6 आ रहा है, मतलब 2, इसका वर्गमूल लोगे तो ये 2 और किसके बीच में आएगा 3, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो हमारा हो तो 2 और 4 के बीच में आएगा ही आएगा। स्पष्ट हो गया बात। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि जो मेरा c का मान है जो कि हमको वर्गमूल 6 प्राप्त हुआ है वह उस अंतराल के मध्य का ही मान होगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ये हमारा समाकल के अनुप्रयोग में है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या बोल रहा है भैया, एक गुब्बारा है बोल रहा है जिसकी त्रिज्या लगातार बढ़ ही रही है बोल रहा है, ठीक है, और इसका आयतन का द्वार देखो, यहाँ पर यूनिट से इकाई से हम पता लगा सकते हैं कि हमको दिया क्या गया है। घन सेंटीमीटर मतलब आयतन है, प्रति सेकंड माने समय, मतलब आपको दिया है वो है dv/dt, जो कि दिया है मेरे को 900 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब घन सेंटीमीटर, ठीक है, और प्रति सेकेंड ये दे दिया गया है, मतलब आयतन का बटा दिया है समय के साथ, मतलब आयतन की दर दी गई है समय के सापेक्ष। चलिए इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं r, और हमको ये dr/dt निकालना है, बोल रहा है ना त्रिज्या की दर निकालिए, जब r का मान 15 है ये हमको निकालना है। हम क्या करेंगे, आयतन का सूत्र लगा लेंगे, dv/dt इसका आयतन 4/3 पाई r की घात 3 जो कि बराबर दिया है मेरा 900। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब इसका अवकलन करिए, 4/3 पाई नियतांक है, ये देखो ये तो हमारा r के सापेक्ष होगा तो d/dr हो जाएगा, r की घात 3। अब देखो dr नीचे में अतिरिक्त लिए हैं तो ऊपर भी लेना पड़ेगा, और dt पहले से मेरे पास नीचे में मौजूद है, ठीक, तो r के सापेक्ष करेंगे तो 4/3 पाई 3r का वर्ग और dr/dt बच गया जो कि है मेरा 900। अब इस प्रकार से dr/dt का मान निकाल लेंगे। क्लियर हो गया बात। चलिए ये 3 से 3 कट गया, अब हमारे पास dr/dt जो कि आ जाएगा मेरा 900 बटे ये 4 आएगा, ठीक, पाई भी आएगा नीचे में और आएगा मेरा r का वर्ग, और इसी dr/dt का मान निकालना है जब मेरा r मतलब त्रिज्या गुब्बारा का त्रिज्या है 15 हो चुका है, मतलब r के जगह हम 15 रख देंगे तो ये आ जाएगा, इसको चाहो तो काट सकते हो, 225 आएगा, तो चलिए 225 ही ले लेता हूं मैं, और ये आएगा पाई अब 15 का वर्ग, 15 का वर्ग 225 से 225 कैंसल, 1/पाई लिखिए या 7/22 लिखिए, और ये आएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, जब त्रिज्या क्या थी 15 थी। स्पष्ट हो गया बात। देखिए गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर अर्थात dr/dt निकालना था और r त्रिज्या मेरा 15 होना चाहिए था। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 24 है, बिल्कुल प्रश्न के अनुसार माना कि संख्याएं x एवं y है, बिल्कुल प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों का योग 24 है बोल रहा है। अब यहाँ पर देखो उच्चतम है, इनका क्या उच्चतम वो दिखाने को बोल रहा है गुणनफल, तो जिसको उच्चतम या न्यूनतम दिखाने को बोलेगा, ठीक है, उसी को हमको ले लेना है और उसी का अवकलन करना है। ये जो चीज आपको दिया गया है ना ये प्रतिस्थापन के लिए काम करेगा, और जिसको उच्चतम या न्यूनतम निकालना है उसी का अवकलन होगा। चलिए मान लेते हैं गुणनफल को p,
जो कि x गुणित y आएगा। अब y को प्रतिस्थापित कर लीजिए, तो x गुणित y के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, 24 माइनस एक्स, जो कि आ जाएगा मेरा पास 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी को, ये जो गुणनफल है जिसको मैं p लिया हूं, इसी को उच्चतम दिखाना है, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लीजिए, तो dp बाई dx, 24x का क्या हो जाएगा, 24 माइनस 2x। अब हमको कौन से बिंदु पर इसका मान उच्चतम या न्यूनतम होगा, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, डीपी जो अवकलन किए रहेंगे प्रथम कोटि का, उसको 0 के बराबर ले लेंगे, जिसके कारण 24 माइनस 2x बराबर 0 लिखा मैंने, और x का मान प्राप्त कर लिया 12। ठीक है, अब ये तो x का मान 12 आया, लेकिन अभी स्पष्ट ये नहीं हुआ है कि वो उसी बिंदु पर उच्चिष्ट है बोल के या उच्चतम है बोल के, ये कब सिद्ध होगा, तो इसके लिए आपको द्वितीय कोटि का अवकलन करना पड़ेगा। तो 2 बार अवकलन, दूसरा अवकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा डी स्क्वायर पी बटे डी एक्स स्क्वायर, जो कि आएगा इसका 24 का आएगा 0, ऋण 2x का आएगा ऋण 2, जो कि आ गया ऋण 2। तो x का यहां पर जो मान रखा है आपने, यहां मिला है आपको, ठीक है, उस बिंदु पर x का मान जब 12 था, तो भैया x का होता तो रखते, ये तो ऋण 2 ही रहेगा, नियतांक है, और ये हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। तो जब भी द्वितीय कोटि का जो अवकलन हो रहा है, जो x का मान निकलेगा उस बिंदु पर यदि वह 0 से छोटा है, तब हम मान लेंगे, अतः बोलेंगे क्या है हमारा, x बराबर 12 पर मान क्या होगा, उच्चतम होगा या उच्चिष्ट होगा। इससे प्रूफ हुआ है, खाली बिंदु निकाल देने से काम नहीं चलेगा, पहले आपको दर्शाना पड़ेगा कि देखो उस बिंदु पर ही उच्चिष्ट प्राप्त होगा या उच्चतम प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए x का मान जब 12 है उसी समय उच्चिष्ट होगा, तो y का भी मान निकाल लेते हैं, यहां रख दीजिए, तो 12 धन y बराबर 24, और y का मान आ गया 12। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं x बराबर 12 और y बराबर 12, दोनों संख्याएं 12 12 में टूटेगी, है ना। ठीक, और इसी मान को लेने पर हमारा तो 24 कई रूप में टूटेगा, 1 धन 23 हो सकता है, 2 धन 22 हो सकता है, लेकिन उनका गुणा करते जाएंगे, तो जब दोनों को 12 12 लेंगे उसी समय आपको उच्चतम मान क्या होगा, प्राप्त होगा। जितने भी आप मान ले लो, 12 12 लोगे तभी आपको उच्चतम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। तो फिर अब ये देखो, ये आ गया मेरा, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अंशा समाकलन। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र लगाएंगे। चलिए सबसे पहले तो इसको i के बराबर ले लो आप, i बराबर क्या होगा, e का पावर 3x cos 2x dx। जब भी ऐसा दो फलन गुणा के रूप में हो और एक जो फलन है दूसरे से प्रतिस्थापित ना हो पाए, तो समझ जाना कि क्या लगने वाला है यहाँ पर, खंडशः समाकलन होने वाला है। समझ में आ गया बात। चलिए इसके लिए हम लोग एक सूत्र प्रयोग करते हैं जिसका नाम है आइलेट। अब ये आइलेट क्या है, आई मतलब इनवर्स प्रतिलोम, एल मतलब लघुगणकीय, ए मतलब बहुपदीय, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति, और ई मतलब चरघातांकीय फलन। तो ये जिस क्रम में जो आएगा उसी को पहला फलन या द्वितीय फलन का हमको श्रेणी दर्जा देना है। अब यहाँ पर देखो, एक चरघातांकी है और दूसरा त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति पहले आ रहा है, इसका मतलब ये पहला फलन बनेगा, ये द्वितीय फलन बनेगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब हमारे पास इसका सूत्र है, यदि मेरे पास दो u और v dx हैं, जिसमें u पहला और v द्वितीय है, तो इसका सूत्र है द्वितीय, ठीक है, हमारा फर्स्ट रहेगा
डिफरेंशिएशन ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और इसका कंप्लीट होल है इसीलिए अब बाहर में और एक्स डी एक्स लगेगा। ये हमारा ये इसी को बोलते हैं खंडसा समाकलन का ये सूत्र है। चलिए इसको लगा लेते हैं। तो आई बराबर देखो यहाँ पर पहला दूसरा u पहला है v दूसरा है भाई। पहला कौन आ गया मेरे पास cos 2x इंटीग्रेशन किसका लेना है e का पावर 3x dx बीच में माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स किसका लेना है u माने पहला कौन है भैया cos 2x इंटीग्रेशन e का पावर 3x dx फिर कंप्लीट होल इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया बात। चलिए हल करते जाते हैं। बिल्कुल सूत्र के बेस में लगना है, डबल 2 बार करना पड़ेगा फिर आंसर आ जाता है। चलिए देखो cos 3x है e का पावर 3x का e पावर 3x आएगा और 3x का बटे में 3 आएगा। थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स cos 2x का ये आ जाएगा माइनस साइन 2x और 2x खुद एक में फलन है तो जब तक हमारा अंतिम फलन ना आ जाए तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा। डिफरेंशिएशन का 2x का अलग से 2 होगा, इंटीग्रेशन रहेगा। चलिए e का पावर 3x का इंटीग्रेशन कितना लौकिको e का पावर 3x बटा 3 और ये अंतिम हमारा अलग से होगा। ये जितना आंसर आया वो फिर से होगा। चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई बराबर 1/3 बाहर e पावर 3x cos 2x माइनस माइनस प्लस यहां बाहर निकलेगा 2/3 इंटीग्रेशन लगा हुआ है e का पावर 3x sin 2x dx। अब यहाँ पर ये पहला बन गया ये दूसरा बन गया। फिर से वही आईलेट वाला काम चालू कर दो। 2 बार लगाना पड़ता है साइन कॉस वाले में। तो 1/3 e का पावर 3x cos 2x प्लस 2/3। चलिए बड़ा ब्रैकेट चालू करता हूं। पहला मेरा साइन 2x इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x dx बीच में माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ठीक है साइन 2x क्लियर हो गया। उसके बाद होल इंटीग्रेशन e का पावर 3x dx और ये होल इंटीग्रेशन कंप्लीट और ये बाहर का ब्रैकेट बंद। चलिए लंबा लग रहा है, कुछ नहीं है लंबा, केवल एक एक चीजों को समझा रहे हैं इसीलिए लग रहा है। और जब समझाएंगे नहीं तो कहां से बनेगा। 2/3 देखो कितना आ गया मेरे पास साइन 2x e का पावर 3x का कितना आएगा उतना ही आता है e का पावर 3x बटे में क्या आएगा 3 ऋण होल इंटीग्रेशन ठीक है। ये डी बाई डी एक्स साइन 2x का कितना आएगा भैया cos 2x इंटू में अलग से 2 रहेगा और क्या रहेगा e का पावर 3x का e पावर 3x बटे में 3 रहेगा और ये dx। चलिए 2/3 का दोनों के साथ क्या होगा गुणा होगा। अब मैं इधर आ जाता हूं। चलिए आई बराबर देखने से डर लग रहा होगा, डरने का जरूरत ही नहीं है। cos 2x ये 2/3 होगा 3 3 9 तो आएगा धन 2/9 और e का पावर 3x साइन 2x क्लियर हो गया। बीच में लगेगा माइनस। ये देखो ध्यान से देखो ध्यान से ये 2 है और ये 2 है 2 2 ने 4 ये ऋण धन ऋण आएगा। नीचे देखो 2 बार 3 है 3 3 9 ठीक इंटीग्रेशन लगा हुआ है e का पावर 3x cos 2x और dx। क्या इसको हमने i माना था देखो तो देखो यही तो i है मेरा तो इसके जगह में i आ जाएगा और ये ऋण 4/9 है इधर आके धन 4/9 होगा। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं अपन ठीक। दोनों में कॉमन निकाल लो 1/3 या अगर 1/9 निकालोगे साथ में e का पावर 3x भी कॉमन दिखेगा लेकिन यहाँ तो 9 नहीं था 3 था ये 3 इधर आएगा और cos 2x रहेगा
प्लस ये 2 और ये साइन 2x रहेगा, एक माइनस 4/9 और ये पूरा जो अंडरलाइन किया हूं ये आई बन जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आई धन 4/9 आई बराबर e का पावर 3x/9 और ये आ जाएगा हमारा 3 cos 2x प्लस 2 cos 3x। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए यहां से देख लीजिए हमारा उत्तर कितना आ रहा है, तो चलिए दोनों का इधर लघुत्तम ले लो, दोनों का लघुत्तम लेने पर कितना आएगा भैया, 9 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 9, 9 1 का 9 और 4 कितना हो गया 13i बराबर e का पावर 3x/9 और ये आ जाएगा मेरे पास 3 cos 2x धन, तो ये क्या ये साइन तो लिखाएगा ना, बिल्कुल ये साइन लिखाएगा भैया, ये कॉस नहीं है, और 2x लिखाएगा, ठीक है, ऊपर दिख लिया है आपको। चलिए साइन 2x, ठीक, 2 साइन 2x, स्पष्ट हो गया बात, क्लियर है, कोई समस्या जी नहीं, बिल्कुल 9 से 9 कटेगा, ये 13 नीचे आएगा और आई का मान आ जाएगा e का पावर 3x में आएगा 13 और ये अंतिम हमारा 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और आई हमने किसको माना था आपको पता है, जो प्रश्न है वैसी को आई माना था, ठीक, तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये अंतिम रूप ले चुका है, क्लियर हो गया बात। चलिए तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है, ठीक, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल। अब देखो ये आगे अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में एक सामान्य अवकल समीकरण होता है, दूसरा समघात अवकल समीकरण होता है, ठीक, और हमारे पास एक होता है रैखिक अवकल समीकरण। तो ये जो रूप आपको दिख रहा है क्वेश्चन का, ये रैखिक अवकल समीकरण का है। अब रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं मैं। x dy/dx धन 2y बराबर x का स्क्वायर log x। चलिए सब में x पहले डिवाइड करो और ये आ जाएगा dy/dx धन 2/x और ये y बराबर x स्क्वायर में x कट जाएगा और ये आएगा log x। जब भी हमारा कोई समीकरण अवकल समीकरण dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में हो तो यह रैखिक अवकल समीकरण है। ऐसा समीकरण है रैखिक अवकल समीकरण। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा y इंटू आई एफ अवकल गुणांक बराबर समाकलन आई एफ अवकल गुणांक गुणित q और dx, जहां p एवं q x के फलन है, इसके फलन है x के, ठीक, मतलब जो p और q जो दिख रहा है, मतलब यहां पर मेरे पास p का मान आ गया 2/x और q का मान आ गया x log x। अब ये आई एफ क्या है, तो हमारा जो अवकल गुणांक है वो निकालने का सूत्र है e का पावर इंटीग्रेशन p dx। जो p आपका दिखेगा उसी का आप समाकलन करेंगे e के पावर में, तो जो उत्तर आएगा वही हमारा अवकल गुणांक होगा, ठीक, क्लियर हो गया बात, सॉरी समाकल गुणांक होगा, समाकल अवकल बोल रहा हूं, समाकल गुणांक होगा, इंटीग्रेटेड फैक्टर बोलते हैं, ठीक। चलिए तो मैं लगाता हूं e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx। 1/x का कितना आता है भैया, 1/x का आता है हमारे पास log x, 2/x का 2 log x हो जाएगा, तो e का पावर 2 log x हो जाएगा। अब ये जो 2 है सामने पावर बन जाएगा और e के पावर में यदि log हो तो खाली फलन बाहर निकलेगा और ये आ जाएगा x स्क्वायर
बस ये तो यही सब चीज तो एक्स्ट्रा कार्य है आपका है। चलिए अब सूत्र में रखते हैं y इंटू आई एफ का मान आ गया एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू क्यू। क्यू का मान कितना है, पी और क्यू नहीं बताया हमने, क्यू का मान है मेरे पास एक्स लॉग एक्स, इंटू में आ जाएगा dx। ठीक, अब कई लोग ये दोनों एक्स स्क्वायर काट देंगे, भैया यहाँ अवकलन समाकलन लगा है काट नहीं देना। चलो y इंटू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर अभी अभी जो लगाया था आइलेट वाला वही लगेगा, एक्स की घात 3 लॉग एक्स और dx। यहाँ पर कोई प्रतिस्थापन नहीं होगा, ठीक है, आइलेट के माध्यम से चलो आप, ठीक है, खंडसा समाकलन, एल मतलब लॉगरिथमिक पहला बनेगा और ए मतलब अलजेब्रा बहुपदीय फलन ये हमारा दूसरा बनेगा। तो यहाँ पर सूत्र लगा लो, वाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, पहला लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, बीच में माइनस, होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, इसका पहले का पहले मतलब लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 3 डी एक्स, उसका होल इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया बात। चलिए यहां पर देख लो, वाई एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गया मेरा लॉग एक्स इंटू इसका आ जाएगा एक्स पावर 3 बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा, लॉग एक्स का कितना आता है 1 बाई एक्स, इसका कितना आएगा एक्स का घात 4, ठीक है, एक्स का घात कितना 4, यहाँ पे गलती हुई है, रुक जाओ, गलती नहीं है उसको मतलब बाई मिस्टेक ये पावर 3 लिखना था, ये 4 आएगा क्योंकि घात 3 है ना भैया हमारे पास ठीक है, घात 3 है तो घात 3 है तो 4/4 लिखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, बटे में 4 लिखो फिर dx लिखो, x से x कटेगा, x की घात 3 बचेगा, बस आते गया हमारा आंसर अंतिम आ चुका है, x की घात 4/4, फिर ये आ गया log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 बाहर निकाल लो, ठीक है, 1/4 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा जी, बिल्कुल, इंटीग्रेशन किसका होगा x की घात 3, ठीक है, x की घात किसके 3 की और dx। चलिए अंतिम पड़ाव पर है, वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की घात 4/4 लॉग एक्स माइनस 1/4, ये आ जाएगा एक्स की घात 4/4, धन में आएगा c। अब लगेगा सर इतने बार इंटीग्रेशन किए आपने सी क्यों नहीं लगाया अंतिम में, अंतिम में मान लो अगर लगाता भी तो नियतांक फिर इसका नियतांक एक मिल के नया नियतांक बनता, इसलिए फाइनल नियतांक मैंने सी लिख दिया। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब एक्स स्क्वायर से सबको गुणा भाग करिए तो इधर बचेगा वाई, ये आ जाएगा एक्स का वर्ग बटे 4 और ये आएगा लॉग एक्स माइनस, स्पष्ट है, ये आ जाएगा 1/16, 4×4 और ये एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स का पावर -2। आप चाहो तो ये ऐसी रख सकते हो या दोनों में एक्स स्क्वायर बटे 16 कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो फाइनल उत्तर आएगा, अंतिम उत्तर आएगा, वो लिखाएगा मेरे पास y बराबर 1/x² बटे 16, यहाँ तो 16 था नहीं लेकिन जबरदस्ती 16 लिखे इसलिए 4 log x माइनस कुछ नहीं बचा यहाँ पर 1 प्लस सी एक्स पावर -2 और ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए, ये देखो क्या बोल रहा है, चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है भैया, ये निकलता है भाई हमारे ए ले लो और बी ले लो, दोनों का क्रॉस कर लो, ठीक है, ए बराबर क्या दिया है विकर्ण हमारा 3i धन जे ऋण 2 के, बी का मान कितना दिया है i -3j प्लस 4 के। स्पष्ट हो गया बात। समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मापांक a क्रॉस b। ठीक, तो इसके लिए आपको a क्रॉस b पहले निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा मेरा आई जे के क्या क्या रहेगा 3 1 ऋण 2, फिर क्या क्या रहेगा 1 ऋण 3 4। चलिए मान निकालते हैं, आई क्या हो जाएगा 4 और ये ऋण 6 हो जाएगा माइनस जे। अब जे वाला छोड़ दो, 4 तिया 12, ऋण ऋण धन 2 1 कम 2 धन के, और ये आ जाएगा ऋण 3 ऋण 1, और इस प्रकार प्राप्त होगा ऋण 2 आई ऋण 14 जे और ऋण कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा सॉरी 3 तिया ये 9 होगा 9, तो ये हो जाएगा मेरा 10 के हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात, इस प्रकार से निकलेगा। क्लियर हो गया बात, देख लीजिए ये हमारा इतना आ जाएगा है ऋण 2 आए ऋण 14 जे। स्पष्ट हो गया बात। उसके पश्चात हमारा देख लीजिए ऋण 10 के। ठीक, अब देख लो इसका निकालना है मापांक, तो a क्रॉस b इसका मापांक मतलब अंडर रूट आई जे के का जो गुणांक है उसका वर्ग कर लो, 2 का वर्ग, आखिर ऋण करोगे तो भी धन में ही आएगा, वर्ग लगा हुआ है 14 का वर्ग और ये 10 का वर्ग। आप जरा यहां से देख लीजिए इसको, 2 का वर्ग सब में कॉमन है, वर्गमूल होने की वजह से 2 ही बाहर निकलेगा। एक यहाँ पर अंदर में आएगा 1 का वर्ग 7 का वर्ग धन 5 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 और 1 50 और 25 75, तो वर्गमूल 75 और 75 का आएगा 5 वर्गमूल 3, तो 2 गुणित 5 वर्गमूल 3 ये आ चुका है। लेकिन समांतर चतुर्भुज के साथ जो क्षेत्रफल लगता है उसमें आधा भी लगता है। चलिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 1/2 मापांक a क्रॉस b 1/2 2 गुणित 5 गुणित वर्गमूल 3, 2 से 2 कट जाएगा 5 वर्गमूल 3 वर्ग इकाई हमारा उत्तर आ चुका है। स्पष्ट हो गया बात, पढ़ते हैं अगले के लिए। अब यहां देखो ये हमारा प्रश्न है, डॉट और क्रॉस दोनों का गुणा लगा हुआ है। लिखता हूं प्रश्न, आई जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के आई क्रॉस जे। तो यहां पर क्रॉस क्या होता है आपको बताता हूं, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, लेकिन अगर उल्टा कर दिए तो माइनस के आएगा। तो इसके लिए बढ़िया एक सिंपल विधि बता देता हूं मैं। आप एक गोला खींचिए जिसमें लिखिए आई जे और के, आपको घड़ी की दिशा में ही घूमना है। आई का यदि क्रॉस करोगे जे के साथ तो के आएगा, जे का क्रॉस करोगे के साथ तो आई आएगा, और के का आई के साथ करोगे तो जे आएगा। लेकिन अगर उल्टा घूमे तो आएगा तो भाई आई का के साथ करोगे तो जे तो आएगा लेकिन ऋण में आएगा। ठीक, के का जे के साथ करोगे तो आई तो आएगा लेकिन ऋण में आएगा, क्योंकि उल्टा घूम रहे हो। चलिए इसी के तर्ज पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आई हमारा है जे क्रॉस के, ये देखो जे से के मतलब आप सीधा जा रहे हो, तो ये तीसरे नंबर वाले को देगा, मतलब आई देगा, वो विधान में देगा, प्लस जे आई क्रॉस के है, आई से के आने के लिए आपको उल्टा डायरेक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए आएगा वो माइनस जे आएगा, प्लस ये है आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे का मतलब होता है के। अब यहां पर आई डॉट आई का मतलब होता है 1, जे डॉट जे का मतलब होता है 1, और के डॉट के का मतलब होता है 1। तो आई डॉट आई मतलब 1, जे डॉट जे मतलब 1 लेकिन माइनस है इसलिए -1, के डॉट के का मतलब 1।
अतः हमारे पास 1 से 1 कैंसल और ये 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो, ये त्रिकोणमिति का है, ये अथवा वाला आएगा। देख रहे हो, सेम चैप्टर में यदि सेम चैप्टर खा रहा है तो समझ लो वो हमारा अथवा वाला है। एक बार लास्ट में और चेक करा के बताएंगे आपको। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर यदि पाई है तो ये हमको सिद्ध करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर धन 2xyz बराबर 1 हमको सिद्ध करना है। चलिए इसको ट्रांसफर करिए और इन दोनों पे सूत्र लगाइए। तो सूत्र क्या होता है, cos इनवर्स x cos इनवर्स y का ये आ जाएगा हमारे पास जो आएगा वो है cos इनवर्स एक्स वाई धन, सॉरी धन है तो ऋण आएगा, cos में उल्टा चलता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सूत्र है हमारा cos इनवर्स x cos इनवर्स y का। पाई माइनस cos इनवर्स z लगा लेंगे तो पाई के साथ जब माइनस होगा तो ये बन जाएगा मेरा cos इनवर्स माइनस जेड में माइनस लग जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ cos इनवर्स है तो हम लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर इधर का हमारे पास जो संख्या है वो है एक्स वाई ऋण अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या दिख रहा है आपको, माइनस जेड। ये माइनस को उधर ले जाके प्लस बना लो, ये माइनस इधर आके प्लस बन गया तो क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस जेड बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों में कर दीजिए वर्ग, ए प्लस बी का वर्ग लगा लीजिए, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab करेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा भैया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, केवल रूट हट जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए अब क्या आ रहा है हमारे पास, इधर जो लेफ्ट साइड में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz आ गया है। एक का एक के साथ करो एक का माइनस वाई स्क्वायर के साथ करो माइनस वाई स्क्वायर, इस माइनस एक्स स्क्वायर का 1 के साथ करो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों तरफ सेम चीज है विथ सेम साइन, मतलब समान चिन्ह के द्वारा है, कट जाएगा। ये दोनों इधर ट्रांसफर होंगे, ऋण वाले धन में बदल जाएंगे, और इधर पहले से तो मेरे पास जेड स्क्वायर प्लस 2xyz पहले से मौजूद है, बराबर में रख दिया गया है 1। ठीक है, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। बढ़ जाए अगले के लिए, बिल्कुल। ये देखो, मतलब ये दोनों अथवा था, ये भी त्रिकोणमिति का है, ये भी त्रिकोणमिति का है, मतलब अथवा वाला है ये। मैं बता देता हूं भैया, अथवा वाला है ये, अथवा आया है। 4 नंबर वाले में 3 अथवा वाले प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, चलिए देखो इसका सरलतम रूप बोला है, प्रश्न को लिख लीजिए, टेन इनवर्स क्या लिखा है मेरे पास, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स। अब यहां पर प्रतिस्थापन लगेगा और एक्स के जगह में आप लोगे टेन थीटा, इसको माना कर लिखना है। ठीक है, हमको लेके चलना है, प्रतिस्थापन करना है। अब जहां भी एक्स है उसके जगह टेन थीटा लिख दीजिए, टेन इनवर्स। अब लोगों को लगेगा सर आप कैसे जान गए, तो देखो भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, क्या आता है, साइन स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर आएगा। तो क्या एक्स को नहीं लिख रहा हूं, थीटा जो भी रहे, तो क्या ये 1 माइनस एक्स के स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। तो यहां पर एक्स को आपको प्रतिस्थापित करना है साइन या फिर कॉस के साथ।
ये कब, जब ये इस टाइप का रहेगा तो वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, तो एक्स को प्रतिस्थापित आप करोगे सेक या फिर कोसेक से। लेकिन जब प्लस वाले में रहेगा तो एक्स को प्रतिस्थापित करोगे टेन या फिर कॉट में। तो ये प्रतिस्थापन है, आप देख लीजिए किस रूप में रहेगा तो किसको किसको प्रतिस्थापित किस रूप में करना है। मैंने टेन इसीलिए लिया है क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब अंडर रूट 1 प्लस एक्स से हमें लिखाएगा टेन स्क्वायर थीटा, बाहर में लिखाएगा -1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। अब देख लो फटाफट करते हैं, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बटे में आ जाएगा मेरा टेन थीटा, रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा -1 बटे में आ जाएगा टेन थीटा। अब मैं ऊपर नीचे कॉस का गुणा कर देता हूं और आप इसको देखेंगे और पाएंगे ये टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा के रूप में आ चुका है। अब ये कैसे आया, सेक थीटा -1 था बटे टेन थीटा को क्या लिखोगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कॉस थीटा बटा का बटा है ऊपर चला गया और ये आ जाएगा सेक थीटा -1 बटे साइन थीटा और गुणा में आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस दोनों के साथ गुणा होगा, कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं इसलिए 1 आ गया और एक का गुणा होगा कॉस के साथ तो कॉस आ गया। अब हमारे पास सूत्र होता है 1 माइनस जो कॉस थीटा है वो आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे जो साइन थीटा है वो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है। 2 से 2 कैंसल, साइन से साइन कैंसल, टेन इनवर्स। अब ये ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे में बचा कॉस थीटा बाई 2। साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा बाई 2 होता है। चलिए टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, अब इनवर्स भी है और त्रिकोणमिति भी है इसलिए खाली हमारा थीटा बाई 2 बचेगा, ठीक है। और 1/2 थीटा का मान यहां से देखो x बराबर टेन थीटा था, टेन वापस जाएगा तो ये प्रतिलोम हो जाएगा और थीटा इधर बचा रहेगा, ये टेन इधर आके टेन इनवर्स और x बनेगा। तो थीटा की जगह आप x के रूप में लिखेंगे क्योंकि हमारा प्रश्न x के रूप में है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 हो गया, थीटा की जगह में प्रतिस्थापित हो रहा है टेन इनवर्स x और इसका अंतिम और एकदम सरलतम रूप यही है 1/2 टेन इनवर्स x। क्लियर हो गया बात। चलिए बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा था, ये काम आता है, इसमें काम आता है मालूम है जब समाकलन करेंगे तो इतना बड़ा का समाकलन नहीं होगा, समाकलन इस छोटे रूप का होगा। क्लियर है, तो त्रिकोणमिति को इस छोटे रूप में लिखते हैं। अब ये देखो ये हमारा फलन का आ गया, ठीक है, संबंध एवं फलन का आ गया ये। चलिए देखते हैं तो फिर कैसे बनेगा ये। इसमें आपको एकाएकी और आच्छादक, एकाएकी और आच्छादक कब होता है, पहले एकाएकी का मतलब समझो। एकाएकी का मतलब होता है एक का एकी के साथ संबंध, ठीक है। चलिए कैसे सिद्ध है, इसको सिद्ध करने का एक प्रोसेस है। प्रोसेस में हम मान के चलते हैं कि माना कि x1 और x2 दो बिंदु हैं या अवयव हैं जो कि हमारे पास वास्तविक संख्या में मौजूद हैं और इस प्रकार से हैं, इस प्रकार है कि x1 बराबर है x2 के। मतलब मैं यहां पर चित्र से समझाना चाहता हूं, देखो x1 x2 मतलब मेरा पहला समुच्चय का है, ठीक। और जो fx1 और fx2 है मतलब x हमने मान रखा तो इसका उत्तर और इसका उत्तर जो फलन का माना है मेरा fx1 और fx2 दोनों बराबर हैं, मतलब मान अलग अलग है, बिंदु अलग अलग है लेकिन दोनों का मान एक ही आ रहा है।
तो ये तो बहु एकक हो गया, दो लोगों का एक ही उत्तर आ रहा है, मतलब दो मतलब ज्यादा लोग का एक ही उत्तर आ रहा है, x1 का भी वही आ रहा है, x2 का भी वही आ रहा है। तो यही तो मान के चलना है कि दो लोग अलग अलग हैं और उनका उत्तर एक आ रहा है। फिर इससे क्या होगा, हमारा फलन क्या दिया हुआ है देख लो, f(x) बराबर दिया है 2x, यहां लिख लेता हूं मैं। तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह x1 हो जाएगा और इधर 2x2 हो जाएगा, कट गया। फिर हमको अंतिम में क्या मालूम चला, अरे भाई जिसको अलग अलग भाई समझ रहे थे वो तो जुड़वा भाई हैं, ये तो दिखा दिया ना, दोनों भैया एक ही हैं, कोई और नहीं है। तो दो लोग का आंसर एक नहीं आ रहा है, दोनों एक ही बंदे हैं और उनका एक ही उत्तर आ रहा है, इसलिए बोलेंगे कि ये एक ही है, एक का एक ही है, दो लोग का एक नहीं है, दोनों तो एक हो गए। यहां से देखो, और दोनों एक हैं और इन दोनों एक होकर एक ही उत्तर प्राप्त दे रहे हैं, समझ में आ गया। तो यहां पर लिखना है चूंकि ऐसा है अतः, ठीक है, f(x) बराबर 2x एक क्या है, एकाएकी फलन है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए, ये तो हो गया एकाएकी का। आच्छादक का प्रक्रिया क्या है, आच्छादक का मतलब क्या समझते हो, हमारे पास दो सेट होता है, दो समुच्चय होता है, ठीक है, एक होता है मेरा x जो हम मान रखते हैं और दूसरा होता है f(x) अर्थात y। देखो भैया, कोई भी चीज फलन तब बनता है जब हमारा पहला समुच्चय का प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक अवयव दूसरे किसी न किसी के साथ क्या है, संबंध रख रहा है, तब वो फलन हो गया, उसी संबंध को ही फलन कहते हैं। अब यहां पर दो कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ के पूरे बंदे लोग किसी न किसी के साथ संबंध रखे हुए हैं या कनेक्टेड हैं, या फिर ऐसा हो सकता है नहीं होंगे। तो ये आच्छादक बोलने का मतलब है हमको ये प्रमाण देना है कि दूसरे में जितने भी लोग हैं वो पहले वाले जितने भी अवयव हैं किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी रूप में संबंधित है, मतलब इधर कोई भी बंदा खाली नहीं है, सब किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमको बताना है। उसी का मतलब या उसी का नाम ही आच्छादक है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, पहले आच्छादक का मतलब समझा दिया, मतलब कुल मिला के हमको ये बताना है कि दूसरे समुच्चय में कोई भी बंदा या कोई भी अवयव खाली नहीं है, किसी न किसी के साथ एक समय किसी न किसी के साथ संबंधित है। तो इसके लिए एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। जो मेरा f(x) है जो कि 2x दिया है उसको y के रूप में ले लेते हैं, फिर हम इस y को x के रूप में लिखते हैं, तो ये y/2 आ गया, ठीक। फिर क्या करते हैं, इस x के मान को कहां पर रखते हैं, उस फलन में रखेंगे। क्लियर हो गया बात। और भी कई तरीके हैं, एफ इनवर्स y बराबर यदि x आ जाए तब हम समझ जाते हैं कि क्या है वो आच्छादक है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, तो मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अब देखो, इस x के जगह में तुम क्या रखोगे, y/2 रखोगे। ये 2 गुणित x के जगह में अब क्या लिखा रहा है, y/2, कट के कितना आ गया मेरा, y आ गया। मतलब ये क्या था, y/2 एक वास्तविक संख्या था, y/2 देख लो किसका मान आया है, x का मान आया है। y/2 किसका मान था, x का, और x का किस में मौजूद था, r में। x मेरा वास्तविक है ना, वास्तविक संख्या, मतलब y/2 भी क्या हो गया, वास्तविक संख्या आ गई। और ये y/2 रखने पर, ठीक है, हमको ये प्राप्त हो रहा है, y प्राप्त हो रहा है। मतलब जो पूर्ण के y मतलब दूसरा समुच्चय, मतलब दूसरे समुच्चय में जितने भी हैं, जितने भी अवयव हैं वो क्या हो रहे हैं, फलन में शामिल हो रहे हैं, ठीक है, यह संबंध स्थापित कर रहे हैं
किसी न किसी एक्स के साथ कनेक्टेड है। अतः हम बोल सकते हैं, ठीक है, अतः हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स बराबर जो 2x है, एक क्या है, आच्छादक फलन है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। अब ये देखो एफ ओ जी जी ओ एफ, ये भी अथवा वाला है क्योंकि ये संबंध एवं फलन का ही है। ये बात तो स्पष्ट हो गई। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर धन 2, जी एक्स का मान कितना दिया है, एक्स बटे एक्स ऋण 1। चलिए कैसे, पहले तो मतलब समझो, एफ ओ जी फॉग, वो वाला फॉग नहीं है ना जो चलता है, वो वाला फॉग नहीं है। एफ ओ जी का मतलब होता है एफ जी एक्स। अब ये एफ जी एक्स क्या है, देखो एफ एक्स है, उस एक्स के जगह को किसने पकड़ लिया है, जी एक्स ने। मतलब एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर धन 2 है, एफ जी एक्स है मतलब उस एक्स के जगह को, जगह में आपको अब क्या लिखना है, जी एक्स, इसलिए लिखाएगा जी एक्स का वर्ग धन 2। लेकिन जी एक्स का तो खुद एक मान है एक्स के रूप में, तो रख दो फिर, तो एक्स बटे एक्स ऋण 1 और उस पूरे का क्या लगाओगे, वर्ग धन 2, जो कि आ गया मेरा एक्स वर्ग, एक्स ऋण 1 पूरे का वर्ग धन 2, और यही हमारा हो गया एफ ओ जी। ठीक, चलिए अब देखते हैं जीओ एफ। जीओ एफ का मतलब जी एफ एक्स, मतलब जो जी के साथ एक्स था उस एक्स के जगह एफ एक्स लिखना है। ये जो एक्स था उसके जगह क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है। तो जितना भी मेरा एक्स है सबके जगह में क्या लिखाएगा, एफ एक्स लिखाएगा, लिख दो। लेकिन हमको बाद में पता चला, बाद में क्या देख रहे हैं हम, कि एफ एक्स तो खुद एक्स स्क्वायर धन 2 है, तो एक्स स्क्वायर धन 2 लिखते जाओ जहां जहां एफ एक्स, और ये इस तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वायर धन 2 बटे एक्स स्क्वायर धन 1, और ये हमारा हो जाएगा जी ओ एफ। स्पष्ट हो गया बात। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। अब अंतिम आ चुके हैं हम, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया हमारा प्रायिकता का, ठीक, क्या आ गया, प्रायिकता आ गया। चलिए देखते हैं तो फिर क्या बोल रहा है मोहन, 75% प्रकरण तथा सोहन 80% प्रकरण में सच बोलता है। तो मोहन के सच बोलने की प्रायिकता, जिसको मैं पीए मान लेता हूं, कितना है, 75% बटे में करोगे तो 3/4 में करोगे तो 0.75, जो आपकी मर्जी है। ठीक, उसी प्रकार क्या है, सोहन के सच बोलने की प्रायिकता है, उसको मैं पी भी मान लेता हूं, जो कि 80% है, जिसको आप कितना लिख सकते हो, 2/5 लिख सकते हो। स्पष्ट हो गया बात, 2/5 ही होगा ना, ये दूसरा होगा, कितना होगा, ये 4/5 होगा, सॉरी, ठीक, या इसको लिख सकते हो 0.80। क्लियर हो गया बात। लेकिन प्रश्न में जरा गौर करिए आप, मोहन का सच जानना है और सोहन का झूठ जानना है, तो सोहन का झूठ भी निकालना पड़ेगा। तो झूठ निकालने के लिए सच नहीं है वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर सोहन के लिए, ठीक है, झूठ बोलने की प्रायिकता, झूठ निकाल रहा हूं मैं, तो इसको लिख सकता हूं पी, पी के ऊपर नॉट, ये नॉट का चिन्ह है, या डैश लगा देते हैं या बार लगा देते हैं। नॉट, नॉट का मतलब सच का उल्टा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको 1 से घटाना पड़ता है, प्रतिशत में करेंगे तो 100 से घटाना पड़ेगा, बटा हो चाहे दशमलव हो तो 1 को घटाना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए मैं इसको
100% में 80% को घटा दो, 20% आएगा। बटे में रखोगे तो 1/5 आएगा, और दशमलव में रखोगे तो 0.20 आएगा, जो रख दो। अब यहाँ पर देखो, मोहन का सच को लेना है और सोहन का झूठ को लेना है, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर लेना है। मिलाकर लेने का मतलब है सर्वनिष्ठ, मतलब इंटरसेक्शन। तो मोहन का सच इंटरसेक्शन सोहन का झूठ, जो कि आएगा, यहां पर देखो तथा है, तथा में गुणा लगता है, क्या बोलता तो धन लगता, ठीक। ये आ जाएगा मेरा PA गुणे PB डेस या नॉट, ठीक। चलिए PA का मान रख दो। PA का मान है 3/4 गुणे PB का मान है 1/5, जो कि आ गया 3/20। 5 24 होता है भैया। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हमारे पास जो उत्तर आया 3/20 आ गया, ठीक है। जो कि हमारे पास इतना उत्तर हमको देगा 0.15 या फिर 15% बटे में 3/20, दशमलव में 0.15 और प्रतिशत में 15%। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब हम लोग इस 4 अंक वाले प्रश्न के अंतिम, आज इसके वीडियो में अंतिम प्रश्न कर रहे हैं। ये अथवा वाला है, पक्का देख लो, गारंटी के साथ है अथवा वाला, ठीक। चलिए यहां पर एक आपको चार्ट दिया है, के का मान निकालना है, प्रायिकता निकालनी है x <3 के लिए, और प्रायिकता निकालनी है x का मान जब 6 से बड़ा है। तो पहले तो के का मान निकालो। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रायिकता, कुल प्रायिकता है, उसका योग हमेशा 1 आता है। तो वहां से हम कह सकते हैं कि 0 धन के धन 2 के धन 2 के धन 3 के धन के स्क्वायर धन 2 के वर्ग धन 7 के का वर्ग धन के बराबर आएगा 1, जो कि हमको प्राप्त होगा 7 3 10 के का वर्ग धन 1 2 3 2 5 3 8 और 1 9। ये +1 है, इधर आके -1 0। जब इसको तोड़ोगे 10 के का वर्ग धन 10 के ऋण 1 बराबर 0, और ये टूट जाएगा। इसमें टूटेगा 10 के कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा मेरे पास के धन 1 ऋण 1 कॉमन निकाल लो, के धन 1 बराबर 0। और इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा, हमको के का 2 मान प्राप्त होगा, जो कि आ जाएगा मेरा 10 के ऋण 1 और के धन 1 बराबर 0 में, और के का मान आएगा 1/10 और ऋण 1। ऋण 1 को आपको लेना नहीं है क्योंकि ऋणात्मक होती नहीं प्रायिकता। तो के का अंतिम मान 1/10 लेके चलेंगे, ये मान्य है हमारा, ठीक है। चलिए पहला निकल गया। दूसरा P हमको चाहिए, प्रायिकता चाहिए x जब छोटा है 3 से, मतलब जितने भी 3 से छोटे हैं, मतलब 0 वाला 1 वाला 2 वाला तीनों वाले को जोड़ दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास P0 प्लस P1 प्लस P2, ठीक। जो कि आ जाएगा 0 धन के धन 2 के, जो कि आ गया 3 के, और के का मान रख दीजिए 3 गुणित 1/10, 3/10 आ गया। तीसरा देखो P x मेरा बड़ा है किससे, 6 से, तो 6 से बड़ा तो एक ही दिख रहा है भैया 7। तो भैया P7 निकालना है, जो कि आ गया 7 के का वर्ग धन के 7 गुणित 1/10 का वर्ग धन 1/10, 1/10 कॉमन निकल जाएगा,
जो कि आएगा 7/10 धन 1, और ये आ जाएगा 1/10 गुणित 17/10, और ये आ जाएगा 17/100। और ये हमारा इस तरह से तीनों आंसर हमको क्या हो गए, प्राप्त हो गए। स्पष्ट है। तो हमने यहाँ पर इस वीडियो में 4 अंक वाले एक एक प्रश्नों को बहुत बेहतरीन और विस्तृत तरीके से हल कर लिया है। एक एक कारण सहित एक बार पुनः एक देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ अथवा वाली बात आ रही थी। ठीक है, चलिए एक नजर गौर कर लेते हैं हम। ये देखो, सबसे पहले ये अलग है, ये भी अलग है। ये अपना पक्का अथवा वाले में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये भी मतलब समाकल का अनुप्रयोग है, सॉरी अवकलन के अनुप्रयोग, और ये भी अवकलन के अनुप्रयोग है। तो ये पक्का अथवा, एक अथवा आ गया, देख लो। दूसरी बात जरा देख लो, ये दोनों तो अलग अलग अभी अपने अपने जगह में है, और ये मेरा दूसरा अथवा है जो त्रिकोणमिति का रहेगा। तो पहला अथवा आएगा आपका कहां से, अवकल के अनुप्रयोग में। दूसरा आएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से, और तीसरा अथवा ये आ रहा है, और 4 अथवा हो गए क्या। ठीक है, तो इस तरह से आपके अथवा वाले दिख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न को एक बार देख लेते हैं प्रश्न पत्र में। ठीक है, कितने अथवा आते हैं तो आपको बता देता हूं मैं। सर्वप्रथम आपका ये जो प्रायिकता वाला है वो अथवा में नहीं रहेगा भैया, ये उसके बजाय हमारा ये जो फलन है, संबंध एवं फलन है, वो अथवा में रहेगा, त्रिकोणमिति रहेगा, और आपका अवकल के अनुप्रयोग रहेंगे। स्पष्ट हो गया बात? तो ये अथवा में नहीं रहेगा। क्लियर हो गया बात? ये अपना अलग है, अथवा में नहीं रहेगा। कौन कौन अथवा में रहेगा बता देता हूं। ये अथवा में रहेगा, ये हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाला रहेगा, और हमारे पास ये जो आपके अवकलन के अनुप्रयोग या अवकलज के अनुप्रयोग हैं, ये आपका अथवा में रहेगा। 3 प्रश्न अथवा में रहेंगे, टोटल 11 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने पूरे प्रश्न कर लिए हैं अथवा सहित। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो विद्यार्थी हमारा 6 नंबर का जो आपका दिया गया है, 4 वीडियो जबरदस्त, एक एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है वहां पर। जो नहीं देखे हैं लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिए हैं, जरूर देखिए एक एक प्रश्न को। 6 नंबर का अगर एक भी आ गया, 6 नंबर आपका फायदा हो जाएगा। तो देख लीजिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।